हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? न्यू लाइट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे नीट का ऑल इंडिया फुल सिलेबस क्वेश्चन टेस्ट नंबर 56। ठीक है, तो जुड़ जाइए जल्दी से। सेशन स्टार्ट करने से पहले कि अब शिक्षण का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, तो इसी के तहत ये क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ फिजिक्स का पहला क्वेश्चन नंबर है 1। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है इफ लीनियर मोमेंटम p लेंथ l एंड टाइम t। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम दे रखा है, p लेंथ l एंड टाइम t आर एज्यूम टू फंडामेंटल क्वांटिटी, देन द डायमेंशन फार्मूला प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला बनाना है। तो प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर इक्वल टू होता है, एक तो हम लोग अगर कोई फार्मूला आपको याद है जो इनमें सब हो तो उस फार्मूले को आप पहले लिख लो। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स को हम लोग अगर हम लोग मोमेंटम के टर्म में लिखें तो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम अपान क्या लिखेंगे? टाइम इनटू ए। ये हो गया हमारा मोमेंटम अपान टी इनटू ए। अच्छा, एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर अब वैल्यू अगर देखें तो पी ऐसा लिखें, टाइम को हम लोग टी लिखेंगे तो टी की पावर -1, ए को लिख सकते हैं एल स्क्वायर, ऊपर जाके एल की पावर -2। चेक कर लेते हैं कहाँ पर दे रखा है, पी टी की पावर -1 एल की पावर -2, ऑप्शन नंबर 1। तो ये फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाई टी। पी को यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम को पी लिखा हुआ है, टाइम को टी लिखा हुआ है, और एरिया को एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एल की पावर -2 होगा। आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यूनिट ऑफ फोर्स इज 10 किलो न्यूटन, लेंथ इज 10 किलोमीटर एंड टाइम इज 1000 सेकेंड। यूनिट ऑफ मास, देखो फोर्स होता है हमारे पास एम एल टी की पावर -2। हमको m की वैल्यू निकालना है तो m बराबर हो जाएगा f अपान एल टी की पावर -2। f को हम लोग क्या लिखेंगे? 10 किलो, 10 किलो, किलो को 10 की पावर 3 लिखा जाता है। लेंथ को हम लोग 10 किलोमीटर, किलोमीटर को 10 की पावर 3 मीटर में बदलेंगे, और 10 t की पावर -2 ये ऊपर जाएगा, t ऊपर चला जाएगा तो t की पावर प्लस का 2 1000 हो जाएगा पावर 2 में। वैल्यू सॉल्व करते हैं, 10 ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया, 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 और ये वैल्यू किस में आएगा? मास का, किलोग्राम। आंसर इसमें हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 वेक्टर p q एंड r आर रिप्रेजेंटेड सच दैट p प्लस q माइनस r इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में दे रखा पहले से। चलो इसको देखो जरा ध्यान से, p प्लस q माइनस r को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r। ठीक ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग एडिशन का यहाँ पर दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं, वेक्टर p में वेक्टर q जोड़ रहे हैं तो रिजल्टेंट बन रहा है, तो ट्रायंगल मेथड से जोड़ सकते हैं और पैरेललोग्राम से। तो चलो ट्रायंगल का मेथड देखें। वेक्टर p इधर है, ये हमारा वेक्टर p, वेक्टर q इधर है, तो रिजल्टेंट इधर होना चाहिए, रिजल्टेंट ऐसा बनना चाहिए। पहला गलत हो गया, रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। यहाँ पर देखो वेक्टर p इधर है, वेक्टर q इधर है, तो रिजल्टेंट इधर है, बिल्कुल सही है। यह स्टेटमेंट यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें गड़बड़ क्या है? वेक्टर p इधर है लेकिन वेक्टर q का डायरेक्शन ये दिखा रहा है, ये तो गलत हो गया, ये गड़बड़ है। यहाँ पर देखो क्या गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर वेक्टर p और वेक्टर q है, वेक्टर p इधर बनाया गया इसके टेल पे, ये तो इसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए था, तो ये गलत है। तो आंसर सही कौन सा हो जाएगा? आंसर होगा सेकेंड। Question number 4. If a particle is released from rest from a height of 100 meter from ground, distance traveled by the particle in third second. थर्ड सेकेंड के इक्वेशन हम लोग लिखेंगे h इक्वल टू u प्लस हाफ g 2n-1। u की वैल्यू रेस्ट से स्टार्ट है, u की वैल्यू 0 करेंगे, प्लस हाफ g की वैल्यू 10 रख देते हैं, 2 और टाइम कितना लिखेंगे? 3, तो 2 इंटू 3 -1, तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 1 5। इसको कट कर दें, ये 5 इंटू 5 25 मीटर यहाँ पर राइट आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ए पार्टिकल ए मूव्स विद वेलोसिटी 10 j एंड अनदर पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी 24 i, देन v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू b निकालना है। फार्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ b।
वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर ए की वैल्यू है 10J, माइनस करेंगे वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी की वैल्यू है 24I। तो ये आंसर हो जाएगा 10J माइनस 24I। 10J माइनस 24I ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। यहाँ पर एक पुल्ली है और इसमें क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेशन बताना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेशन बताना है मतलब इसका हम लोग का केवल मैग्नीट्यूड। आपको मालूम है ये अगर ए एक्सेशन से नीचे जाएगा तो ये ए एक्सेशन से ऊपर जाएगा, दोनों का एक्सेशन सेम होगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में दोनों एक्सेशन सेम है। तो ये डिफरेंट एक्सेशन है, गलत हो गया। ये डिफरेंट है, गलत हो गया। ये यानी कि सेकंड और फोर में होगा। चलो एक्सेशन का फार्मूला क्या होगा, जो मास नीचे जा रहा है उसको लिखो 2, जो मास ऊपर जा रहा है उसको लिखेंगे 1, 2 माइनस 1 अपॉन टोटल मास 2 प्लस 1 3। माने अगर इसको फार्मूले में लिखें तो ऐसे लिखेंगे A बराबर m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमारा सिंगल पुल्ली के लिए फार्मूला एक्सेशन का होता है। m2 जो है वो है 2, m1 की वैल्यू 1, डिवाइड करेंगे 2 प्लस 1 3, g से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आ गया g/3। g का वैल्यू 10/3। तो 10/3 दोनों का होगा। ये अगर a एक्सेशन से नीचे जाएगा तो ये a एक्सेशन से ऊपर जाएगा, मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा। क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा है, क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा है तो यानी कि डायरेक्शन नहीं बताना है, दोनों की वैल्यू केवल बताना है, दोनों सेम एक्सेशन से जाएंगे। तो 10/t इसका राइट आंसर होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7। रेडियस वेक्टर इज द वेक्टर विच ज्वाइन द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये मानना है ट्रू ऑप्शन बताना है सर्कुलर मोशन में। रेडियस वेक्टर क्या होगा, सेंटर से, देखो ये सेंटर से मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे है तो सेंटर से ये मिला देंगे, ये रेडियस वेक्टर कहलाएगा। और पार्टिकल मान लो यहाँ से यहाँ चला गया तो इसका रेडियस वेक्टर इधर बनेगा। तो क्वेश्चन में बताना है क्या सही होगा। तो रेडियस वेक्टर की देखो ध्यान से डायरेक्शन चेंज हो रही है, सेंटर से पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन कहलाएगा रेडियस वेक्टर। तो अगर पार्टिकल इस जगह पर है, मान लो ए पोजीशन पे इधर बनेगा और बी पे आ गया तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, यानी डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यानी मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। चेक करते हैं वेरिएबल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम होगा, वेरिएबल मैग्नीट्यूड के सारे गलत हो। अब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखते हैं। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन वेरिएबल होगा। आंसर नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m डिस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस r। सेंटीपिटल एक्सेशन दे रखा है, सेंटीपिटल एक्सेशन को हम लोग लिखते हैं b²/r। ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4/r²। ये वैल्यू हमें दे रखा है 4/r²। r इससे r ये कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा v² बराबर 4/r। मोमेंटम निकालना है तो v की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, v बराबर हमारे पास आ गया, इसका अंडर रूट लेंगे तो 2/√r। मोमेंटम निकालना है क्वेश्चन में, मोमेंटम होता है p बराबर m इंटू वी। m से मल्टीप्लाई करेंगे इस फार्मूले में, m की वैल्यू यहाँ पर m ही रहने दें, v की वैल्यू 2 रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट r, 2m/√r। तो आंसर हो जाएगा 2m/√r। तो 2m/√r आंसर होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9। इन प्योर रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस, प्योर रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस द पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी मूव्स विद द सेम लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी सभी की सेम होगी, लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग हो सकती है, तो ये गलत हो गया। b बराबर r ओमेगा, क्या लिखते हैं, b बराबर r ओमेगा। तो जो सॉलिड होगा उसमें सभी की दूरी यानी कि अलग अलग हो सकती है ना, क्योंकि रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में सभी की जो मास हो गए और उस मास से दूरी जो एक्सिस का होगा वो अलग अलग होगा, यानी r अलग अलग होगा, लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होगी। मे मूव विद डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी, सभी जो सॉलिड होगा रिजिड बॉडी में सभी की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, ये भी गलत हो गया। मे मूव इन द सर्किल इन अ डिफरेंट प्लेन, मे मूव इन द सर्किल इन अ डिफरेंट प्लेन, अलग अलग प्लेन में मूव कर सकता है, तो आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। तो सर्किल में अलग अलग प्लेन पे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकता है। तो प्योर रोटेशन में लीनियर वेलोसिटी सभी पार्टिकल की अलग अलग होगी, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, सभी की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट ए नॉन पीरियाडिक, नॉन पीरियाडिक मोशन वो होगा अगर हम लोग मान लें किसी इक्वेशन में अगर हम लोग किसकी वैल्यू रख दें, अगर t की वैल्यू रख दें, t की जैसे इसमें वैल्यू रख दें इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन में हम लोग t या x की वैल्यू रखें और वो वैल्यू इनडिफाइंड हो जाए तो वो हमारा नॉन पीरियाडिक होगा। तो लॉग वाला जो वैल्यू होता है ये नॉन पीरियाडिक होगा, याद रखना है। यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है, अभी हम लोग कल ही कराया था एनसीईआरटी में, नॉन पीरियाडिक होता है। साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ये दोनों कैसे होंगे? पीरियाडिक होंगे। साइन ओमेगा टी पीरियाडिक होगा, पीरियाडिक होगा जब अपने मोशन को क्या करे? रिपीट करे एक निश्चित टाइम इंटरवल बाद, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियाडिक मोशन। तो यहाँ पर टाइम इनफाइनाइट रखोगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये रिपीट नहीं करेगा। चलो साइन ओमेगा टी ये भी पीरियाडिक होगा। तो सभी पीरियाडिक है, कौन सा नॉन पीरियाडिक है? तो लॉग वाला ये फंक्शन नॉन पीरियाडिक है, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसको ध्यान रखेंगे, नॉन पीरियाडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ यू एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन बाई, कौन सा ऑप्शन सही है? इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट का मतलब हुआ, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखें तो डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। डेल्टा यू बराबर 0 इन आइसोथर्मल प्रोसेस, बिल्कुल सही है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, आइसोथर्मल के लिए ये बात सही है, पहला ऑप्शन सही है। डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू 0 हो गया, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यानी यहाँ पर अगर हम लोग डेल्टा यू का वैल्यू लिखें तो ये माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, तो एडियाबेटिक के लिए ये बात सही है। डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू इन आइसोबारिक, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर हम लोग पूरा, यानी कि यहाँ पर कोई वैल्यू 0 नहीं होगी, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो कौन सा गलत हो गया? तो आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? 11 में थर्ड। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट कौन सा है? तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है। आइसोबारिक में जो वर्क डन हमको निकालना है या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखोगे? एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है ना। डेल्टा यू का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे? एन सी बी डेल्टा टी, और वर्क डन का फार्मूला हम लोग क्या निकालेंगे? एन डब्ल्यू बराबर क्या लिखोगे? एन आर टी। तो अब इस फार्मूले में हम लोग सारी वैल्यू रख देंगे, यहाँ से वर्क डन निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 12, इन आइडियल गैस गोज फ्रॉम ए टू बी, देखो एक आइडियल गैस है वो ए से बी इससे जा रही है, और ए से बी इस दूसरे रास्ते जा रहा है, ये पहला रास्ता, ये दूसरा, दो प्रोसेस है, ए से बी जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, क्लोज सर्कल नहीं देखना है आपको, केवल ये देखना है ए से बी पहले वाले रास्ते से और ए से बी नीचे वाले रास्ते जा रहे हैं। तो वर्क डन बाई द ग्रेस हमको बताना किसमें कम या ज्यादा होगा। तो जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या देखते हैं? वर्क डन जो गैस में होता है पीवी ग्राफ में, एरिया अंडर क्या लिखेंगे? पीवी ग्राफ। तो एरिया हम लोग देखते हैं, पीवी ग्राफ का एरिया। तो अच्छा, ऊपर अगर गैस ऊपर ऐसे पहले वाले प्रोसेस जाएगा तो इसका एरिया जो है हम लोग क्या देंगे? ये वाला ऊपर वाला, ठीक है ना। तो ये एरिया पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे लेंगे, और नीचे वाले का अगर देखेंगे तो नीचे वाले का एरिया, नीचे वाला पार्ट का एरिया हो जाएगा। ऊपर वाला एरिया ज्यादा है, नीचे वाले कम है, तो इसका मतलब वर्क डन इन ए ग्रेटर देन वर्क डन इन बी। ए का एरिया ज्यादा है इसलिए उसका वर्क डन ज्यादा होगा, बी का एरिया कम है वर्क डन कम होगा, लेकिन दोनों पॉजिटिव होगा, तो दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि एरिया यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। आप अगर देखो तो वॉल्यूम इस जगह पर वॉल्यूम अगर V1 बोले और इस जगह पर वॉल्यूम V2 बोले, तो B2 की वैल्यू B1 से ज्यादा है। वॉल्यूम अगर जाने पे अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, यानी वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगा। आंसर हो जाएगा B1 इज ग्रेटर देन 0, W2 इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 13, ग्राफ दे रखा है TP, यहाँ पर ग्राफ है, हम लोग पढ़ते हैं PV बराबर NRT, T और P के बीच में ग्राफ बनाना है, तो T बाई P बराबर क्या लिखोगे? P को इधर ले गए, V बाई NR। क्वेश्चन में V क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम हो गया, तो वॉल्यूम यहाँ पर सेम हो गया, R सेम हो गया, तो यहाँ T बाई P बराबर क्या लिखोगे? 1 बाई N, 1 बाई N प्रोपोर्शनलिटी में कर दें। N को क्या लिख सकते हो भाई? मास अपान मालिक्यूलर मास, तो ये नीचे हो गया मास और ऊपर हो गया मालिक्यूलर मास, यानी कि अगर हम T बाई P को बोले तो इसको बोलेंगे स्लोप, तो स्लोप ये हो गया T बाई P। तो आपको मालूम हो गया स्लोप जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई M हो गया, जिसका स्लोप ज्यादा उसका मास कम। M2 को देखो ध्यान से, M2 का स्लोप ज्यादा, स्लोप किसका ज्यादा? M2 का स्लोप ज्यादा है, इसलिए उसका मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो M2 इज लेस देन M1, यानी M1 का मास ज़्यादा है, M2 का मास कम, तो M1 का मास ज़्यादा है, आंसर नंबर 1 लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ आर्गन। क्वेश्चन में बताना है निगलेक्ट करना ऑल वाइब्रेशन मोड, टोटल इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू बराबर होता है एन सी वी डेल्टा टी। एन सी वी को हम लोग लिख सकते हैं एफ बाई 2 आर डेल्टा टी। चलो एन को देखें, पहले ऑक्सीजन के लिए लिखें, ऑक्सीजन के लिए 2, और ऑक्सीजन डायटोमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ 5 हो जाएगा इंटू आर इंटू टी, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 5 RT। ये किसके लिए आ गया, हमारा ऑक्सीजन के लिए। अच्छा हम लोग आर्गन के लिखें, आर्गन मोनोटॉमिक है, तो ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आर्गन के लिए, एन की वैल्यू हो गया 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3/2 RT, 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 RT, ये वैल्यू आ गया हमारा 5, और ये वैल्यू हमारा आ गया, अच्छा यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, ये बचेगा हमारा 6 RT, तो 5 RT प्लस 6 RT टोटल कितना हो जाएगा 11 RT। टोटल पूछा गया है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 11 RT इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। अब देखो यहाँ पर मेटल दे रखा है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, Ag, तो ड्यूलॉन्ग पेटिंग लॉ में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि एटॉमिक मास इक्वल इनटू स्पेसिफिक हीट, ये किसके बराबर होता है, बराबर होता है 6.4, ये जो कि कांस्टेंट है, यानी कि एटॉमिक मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट निकालना है, स्पेसिफिक हीट निकालना है, तो स्पेसिफिक हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर मान लो, एटॉमिक नंबर है ना, तो एटॉमिक नंबर किसका सबसे कम है, एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का सबसे कम है, तो स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होगा, आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 16, ए हॉट एंड कोल्ड बॉडी आर केप्ट इन वैक्यूम। क्वेश्चन में वैक्यूम में बोला गया है, तो अगर वैक्यूम में आप देखा जाए तो वैक्यूम में केवल एक ही प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होती है, वो है रेडिएशन, तो इसमें आंसर क्या लगाएंगे, सेकेंड, रेडिएशन होगा, है ना। वैक्यूम में और कोई मेथड नहीं लगेगा, तो रेडिएशन ही केवल होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब उसमें रेडिएशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, वायर का यहाँ पर दे रखा है इंक्रीज, सबको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन होता है वर्क अपान, क्या लिखते हैं, एनर्जी डेंसिटी, नहीं वर्क अपान क्या लिखेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम, ये वैल्यू क्या हो जाता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है ना। और यहाँ पर स्ट्रेस, स्ट्रेन की वैल्यू दे रखी है, स्ट्रेस निकालेंगे तो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बराबर होता है यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस की जगह पर यंग मॉडुलस और स्ट्रेन की जगह पर स्ट्रेन का स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में, ये तो हमारा आ गया वर्क अपान वॉल्यूम, है ना, वर्क अपान वॉल्यूम, हमें क्वेश्चन में वर्क निकालना है, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा 1/2 यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। फार्मूला रखते हैं 1/2, यंग मॉडुलस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 × 10⁻11। क्वेश्चन में स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना है, इंक्रीज इन लेंथ है 2, तो इसको 2 मिलीमीटर लिखेंगे, इनिशियल लेंथ है तो मिलीमीटर को 10⁻³ करेंगे, इनिशियल लेंथ है 1, इसका क्या करना है स्क्वायर। चलो एरिया क्या वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 × 10⁻³ स्क्वायर करेंगे 10⁻6, क्वेश्चन में लेंथ है 1, सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4, 4 की पावर ये हो गया 10⁻6, -6 होके -12 और 10⁻11 हो गया, तो ये वैल्यू आ गया 4 × 10⁻1, 4 × 10⁻1 का मतलब 0.4, आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 18, द लिक्विड स्टीयर्ड व्हेन स्टीयरिंग इज स्टॉप द लिक्विड कम टू रेस्ट ड्यू टू, तो एक लिक्विड है इसको स्टीयर मतलब उसको हिला दें, और उसको अगर इसको स्ट्रिंग करना छोड़ दें तो बताओ लिक्विड क्या हो जाएगा,
रेस्ट में आएगा। तो 21 कारण आएगा क्योंकि उसमें विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी क्या होती है? रिलेटिव मोशन का अपोज करती है, यानी आंसर क्या लगाएंगे? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेशर एट हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ ए लेक इज टू थर्ड टाइम द प्रेशर एट द बॉटम। तो एक लेक है, मान लो ये लेक है हमारी, क्वेश्चन में हाफ ऑफ द लेक, हाफ ऑफ द लेक पे क्वेश्चन में ये मान लेते हैं हाफ ऑफ द लेक है, ये हाफ है। ये वाली वैल्यू हमारी क्या है? h/2। टोटल हाइट कितना है? h। क्वेश्चन में बताना है कि जो ये वाली पोजीशन है इसको a बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं? b। अब बताना है क्वेश्चन में जो प्रेशर एट हाफ ऑफ द डेप्थ, तो a पे जो प्रेशर है, प्रेशर एट a जो हाफ ऑफ द डेप्थ है, कितना हो गया? 2/3 टाइम्स प्रेशर एट बॉटम, बॉटम का मतलब b। a पे प्रेशर लिखें, प्रेशर एट a, तो ये वैल्यू 2/3। प्रेशर यहाँ पर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी P0 प्लस h रो जी, h का वैल्यू h/2 रो इंटू जी बराबर यहाँ पर लिखेंगे 2/3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? बॉटम पे क्या लिखेंगे? P0 प्लस h रो जी। यहाँ पे वैल्यू देखो, चलो इस वाली वैल्यू को यहाँ पर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 का इधर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू हो जाएगा 3P0 प्लस 3/2 h रो जी। ये किसके बराबर हो जाएगा? इक्वल टू 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2P0 प्लस 2h रो जी। अब देखो 3P0 इधर है, 2P0 इधर चला जाएगा तो P0 और यहाँ पर 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा P0 बराबर 3/2 में से 2 घट जाएगा 3/2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3/2 h रो जी माइनस 2h रो जी। तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला वैल्यू 2 में से, अच्छा 2 में से घटेगा, ये इधर ले आ रहे हैं ना, तो ये वाली वैल्यू इसमें से घटेगी तो 2h रो जी माइनस 3/2 h रो जी, ये घट जाएगा तो 4 में से 3 गया, h रो जी बाई 2 बराबर P0। तो ये फार्मूला हमारा बन गया। क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? हाइट निकालना है। तो h बराबर क्या आ जाएगा भाई? तो h बराबर हमको यहाँ पर फार्मूला बना लिया है तो h की वैल्यू लिखनी है। h इक्वल टू हो जाएगा 2P0 बाई रो इंटू जी। वैल्यू रख देते हैं 2। P0 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 10⁵ जी की वैल्यू हम डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁵ और इंटू जी की वैल्यू 10, तो ये 2 इंटू 10 की पावर, ये हो गया 10⁴ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10, यानी आंसर आ जाएगा 20 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हाफ पे दे रखा है, हमें हाफ पे जो प्रेशर है वो बॉटम के प्रेशर का 2/3 है, तो बस इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, द इक्वेशन ऑफ टू लाइट वेव, यहाँ पर y1 y2 दे रखा है, हमको बताना है फेज डिफरेंस। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में फेज डिफरेंस पूछा जाए हमेशा आप जो है इक्वेशन को देखें। ये इक्वेशन साइन की है, ये इक्वेशन कॉस की है, तो साइन और कॉस ऐसा अगर दिया हो तो हम लोग कॉस की इक्वेशन को बदल के साइन में बदलेंगे। इस इक्वेशन में π/2 जोड़ दें तो a/2 ये हो गया साइन और 2ωt माइनस π/6 और इसमें कितना ऐड करेंगे? प्लस π/2। अगर इसको ऐड कर देंगे तो ये कॉस वाली इक्वेशन साइन हो गई। अब ये इक्वेशन साइन की हो गई, ये साइन की हो गई, ये वाला हमारा फेज हो गया पहले का और ये हमारा हो गया फेज दूसरे का। फेज डिफरेंस निकालना है, φ2 माइनस φ1 करेंगे तो φ2 माइनस φ1 कर देते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या होगी। φ2 की वैल्यू ये हो गई 2ωt माइनस π/6 प्लस π/2 और इसमें से घटाएंगे किसको? 2ωt को, तो 2ωt माइनस 2ωt से ये कट जाएगा, π/2 में से π/6 घटाएंगे, एलसीएम लेंगे 6, तो ये हो गया हमारा माइनस पाई प्लस ये हो गया हमारा 3 पाई। तो 3 पाई में से पाई गया तो माइनस ये हो गया 2π/6 यानी π/3। आंसर क्या आ जाएगा? π/3। आंसर हो जाएगा 20 का थर्ड। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। दो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एम्पलीट्यूड 3a और 2a है।
तो जब भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखा जाएगा तो ए बराबर अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। अब वैल्यू रख देते हैं, यहाँ ए का स्क्वायर पूछा तो इसको स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ए स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर हो गया 3A का स्क्वायर, ये हो गया 9A स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर प्लस 2, A1 की जगह पर 3A, A2 की जगह 2A, और cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 9A प्लस 4 हो गया 13A स्क्वायर माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा 3 इंटू 2 6A स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 7A स्क्वायर। हमको स्क्वायर बताना है, क्या बताना है क्वेश्चन में, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट, तो स्क्वायर में 7A स्क्वायर आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ यंग डबल स्लिट वन स्लिट इज कवर्ड बाई ट्रांसपेरेंट फिल्म सो दैट ट्रांसमिट ओनली वन हाफ द लाइट। तो इंटेंसिटी तो कम हो जाएगी अगर आधे इसको ढक देंगे, और हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट टुवर्ड द कवर्ड स्लिट, बिल्कुल सही है, जिधर स्लिट को कवर करते हैं उसी तरफ शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है, ये ध्यान रखना। तो ये शिफ्ट हो जाएगा किधर, जिधर कवर किया गया है। फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट अवे फ्रॉम द कवर्ड स्लिट, तो ये गलत है, तो गलत वाला ही पहचानना था, तो सेकंड गलत है। ब्राइट फ्रिंज विल बिकम लेस ब्राइट, ब्राइट जो होगा वो लेस ब्राइट हो जाएगा, डार्क फ्रिंज विल बिकम सम ब्राइट, हाँ ये सही हो सकता है। ब्राइट विथ रिमेन सेम, फ्रिंज विथ रिमेन सेम, ये भी सही है। फ्रिंज विथ में कोई चेंज नहीं आता, केवल शिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग उधर होता है जिधर हम लोग कोई ट्रांसपेरेंट सीट लगाते हैं, तो जिधर लगाएंगे उधर ही शिफ्ट होगा। तो आंसर पूछा कौन इनकरेक्ट है, तो आंसर सेकंड इनकरेक्ट है, तो 22 का आंसर सेकंड आ जाएगा। 23, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज में इनवर्ड फील्ड आती है, यानी कि टुवर्ड्स द चार्ज आएगा, यानी रेडली इनवर्ड फील्ड होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडली इनवर्ड। नेगेटिव में रेडली इनवर्ड, पॉजिटिव में रेडली आउटवर्ड, तो रेडली इनवर्ड होगा। रेडली आउटवर्ड होता है किसके लिए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, ए पॉइंट ए लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये अगर हम लोग डाइपोल बनाए माइनस क्यू, ये हो गया प्लस का क्यू, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये वाला पॉइंट इस पे, यानी इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल। इक्वाटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0p/r3, ठीक है ना। जबकि हम लोग अगर एक्सियल इसको इक्वाटोरियल बोलेंगे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे होती है हमारी 1/4πε2/r3, यानी कि अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्रोपोर्शनलिटी बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, चाहे एक्सियल पूछे चाहे इक्वाटोरियल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट होगा। तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होगा, आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। सिस्टम, तो सिस्टम में हम देखते हैं चार्ज के कितने पेयर बनेंगे, जितने चार्ज के पेयर होंगे वो देखें। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r से लगाएंगे। कितने चार्ज के पेयर बने, एक माइनस क्यू प्लस क्यू, एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर Q माइनस 2Q, और एक तीसरा, इन तीनों को मिला के, यानी 3 पेयर बनेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में लिखेंगे, तो सिस्टम में जितने पेयर बनते हैं चार्ज के वो देखते हैं, 1/4πε0 बाहर ले लेंगे। पहला पेयर देखें माइनस क्यू और क्यू, तो माइनस क्यू स्क्वायर हो गया, डिवाइड कितना करेंगे r/2। दूसरा पेयर क्यू और माइनस 2 हुआ, तो ये माइनस हो जाएगा क्यू इंटू 2Q, तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर, और दूरी कितना है r/2 प्लस, अब हम लोग इसका लेंगे, ये वाला, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर बाई दूरी कितना लेंगे r। चलो सॉल्व करते हैं ये पूरा वैल्यू, ये देखो माइनस का 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 2Q स्क्वायर बाई r हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास k बचा, k मतलब 1/4πε0, ये हो जाएगा माइनस में 2Q स्क्वायर
और ये r/2 का ऊपर 2 चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई r। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर निगेटिव में आएगा, माइनस का q² बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो निगेटिव में आंसर देख लेते हैं कौन सा है, -q² पाई एप्सिलॉन नॉट r। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का 1 to 5 डिस्कस, 1 to 25। इसका आगे का पार्ट आपको आरडी सर कराएंगे। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून बेटा। तो आज 24 अप्रैल वाला ये FST 56 आपको पहले 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो ये देखिए एक कैपेसिटर का क्वेश्चन है और इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड सर्किल्ड इन फिगर। मतलब ये जो सर्किल है उस वाले पे चार्ज निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर इस पे वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, ये स्लाइड पूरी नहीं है। तो हमारे पास ये पेपर है जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो दिस इज 10 वोल्ट। अब आप देखिए इसमें कि हमारे पास ये ब्रांच, इसके क्रॉस भी वोल्टेज 10 वोल्ट होगा और यहां से यहां तक भी वोल्टेज 10 वोल्ट होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं। तो यहाँ का 10 है और यहाँ का 0 है, तो यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन में वोल्टेज 10 वोल्ट है। तो पहले हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो ये बना हुआ है 4 वोल्ट, 4 माइक्रोफैराड, और ये दो कैपेसिटर हैं 4 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। नीचे वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस पे चार्ज निकालना है। तो 4 to 6 इसका इक्विवेलेंट ऐसे बनेगा 4, और ये पैरेलल में है तो 6, और इनका इक्विवेलेंट बनेगा 4 और 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 1/c इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। तो एलसीएम इसका 24 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो 1/c, c बराबर 2.4, 24/10 2.4 माइक्रोफैराड आ गया। और इसके अक्रॉस ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो Q बराबर CV, तो 2.4 इंटू 10, तो 24 माइक्रो कूलाम का चार्ज आ गया। और ये वाला चार्ज हमारे पास इस 4 वाले पे भी होगा, और यही इसका आंसर है 24 माइक्रो कूलाम। तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया है। हो सकता है कभी आपसे इस वाले 4 पर पूछे, तो उसका तरीका ये होगा कि इस टोटल पर भी चार्ज 24 माइक्रो कूलाम होगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो खैर इस क्वेश्चन में तो नहीं है, इसका आंसर 24 माइक्रो कूलाम है। तो ये 26 क्वेश्चन था, बढ़िया था, सिंपल था। नीट में ऐसे ही सिंपल से सर्किट वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद ए सेल ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड ए रेजिस्टेंस आर। तो ये एक सेल है, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर है, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ दिया गया है। सर्किट इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, और वो आपको देख करके फ्रेम करना पड़ेगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, और ये दिया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल। तो ये टर्मिनल ऑफ द सेल है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी V है। वैसे तो एक फार्मूला होता है जो हम लोग यूज कराया करते थे, और वो फार्मूला आपको बता देंगे अभी। इसको जरा निकालते हैं। तो आप क्या करिए, इस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट I मान लीजिए।
तो ये सेल के टर्मिनल और ये जुटे हुए हैं आर, और ये वोल्टेज बी है। तो मेरे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू आई आर। इस रेजिस्टेंस में हमने ओम्स लॉ लगा दिया, V इज इक्वल टू आई आर। और फिर हम लोग सेल के लिए लगाएंगे V बराबर E माइनस आई आर। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप ऐसा करिए कि V E माइनस V बराबर आई आर है, यहाँ सेकंड से, और V बराबर आई कैपिटल आर है। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो R अपॉन R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन B, ये आ गया। तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई E माइनस V इंटू कैपिटल R अपॉन B। तो ये आंसर आ गया है थर्ड वाला, E माइनस V R अपॉन B। और इसका जो हम लोग फॉर्मूला याद कराते हैं वो इस टाइप का होता है। इस V को अंदर डिवाइड कर दीजिए। इस V को जब डिवाइड करेंगे तो ये R बराबर हो जाएगा E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में कई जगह ऐसे शॉर्टकट यूज होता है। अगर सेल E हो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हो, कैपिटल R एक्सटर्नल से जोड़ दें तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। ये फ्रीक्वेंटली फॉर्मूला यूज करते हैं। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला यूज होगा, याद होगा, वो डायरेक्ट इस थर्ड को मार सकते हैं, नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसको सर्किट के हिसाब से निकाल करके दिखाया होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, और ध्यान से देखिए इस फिगर को। दोनों सेल की पोलैरिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये सेल 10 वोल्ट का है, ये इस तरफ करंट देने की कोशिश करेगा, और ये वाला सेल इधर पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये इधर करंट देने की कोशिश करेगा। तो इसमें आप करंट मान लीजिए, और करंट आप ऐसे निकाल सकते हैं, इधर की ओर करंट मान लीजिए। हम करंट सपोज कर लेते हैं, करंट इसमें दी गई है आई एम्पियर की। ये आई एम्पियर की करंट हमने इससे फ्लो करती हुई निकाली है। अब देखो, कायदे से कॉमन सेंस तो ये कहता है इससे ये सेल बड़े इधर का है, ये अपने अकॉर्डिंग ही करंट बताएगा। लेकिन अगर आप उल्टी भी मान लोगे तो करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। यहां पर पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि करंट इसमें ऐसे ही बहेगी। किरचॉफ लॉ एकदम फ्री रहता है कि आप करंट कैसी भी मान लो, अगर पॉजिटिव आए तो उसी डायरेक्शन में है उतनी, और निगेटिव आ जाए तब भी उतनी ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन एज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो यहाँ किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो पहले इधर से इधर चले तो माइनस आई इंटू 5, और फिर ऐसे चले -2 -1 इंटू आई +10 -2 इंटू आई बराबर 0। ये मैंने किरचॉफ की इक्वेशन लिखी, किरचॉफ से लूप रूल। और इससे मेरे पास क्या बनेगा, देखिए 10 -2 इज इक्वल टू 5 +2 +2 इंटू आई, ये 1, 2 + 1, ये तो आई बराबर आ गया, देखिए 1 है।
इसको किरचॉफ लॉ लगाने की भी जरूरत नहीं थी, आपको सिंपल सेल के कॉम्बिनेशन से भी कर सकते थे। इधर ये सेल देगा करंट, तो नेट ईएमएफ हो जाएगा 10 - 2, और नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट में 5 + 2 + 1, तब भी करंट 1 एम्पियर आएगी। और अब इसके अक्रॉस अगर हमें करंट निकालनी है, तो ये सेल करंट दे रहा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, निगेटिव से एंट्री कर रही है, तो ये सेल करंट दे रहा है। तो जब सेल करंट देता है तो V = E - IR चलता है। तो E है 10, I है 1, R है 2, तो आंसर है 8 वोल्ट। फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थी। अगर आप किरचॉफ लॉ के बड़े मुरीद हैं तो फिर आप यहां से यहां तक के बीच में किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। बट ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर सेल करंट दे रहा है तो E - IR, और जैसे अगर इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना होता तो ये सेल करंट दे नहीं रहा है, ये चार्ज हो रहा है, क्योंकि इसके निगेटिव टर्मिनल से करंट इधर हमने आ रही है, ऐसी चल रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस सेल के निगेटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है और पॉजिटिव से एंट्री कर रही है। अगर किसी सेल के पॉजिटिव से निकले और निगेटिव से एंट्री करे ऐसे, तो ये सेल करंट दे रहा होता है, इसके लिए V = E - IR। और अगर किसी सेल के निगेटिव से करंट बाहर निकले और पॉजिटिव से एंट्री करे, तो ये सेल चार्ज हो रहा है, उसके लिए E + IR होता है। तो पूछा तो नहीं गया है, लेकिन अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना होता तब हम लगाते 2 + I × 1 और R × 1, तब ये 3 वोल्ट आ जाता। इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज 3 वोल्ट होता, क्योंकि ये चार्ज हो रहा है। तो कभी इसका पूछा है तो कभी इसका भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 29। इफ पावर इन 3 ohm is 27 watt, what will be power in 2 ohm resistance? इसमें पावर कंजम्पशन निकालना है, तो बहुत अच्छी बात है, निकालते हैं। आप ये करंट I मान लीजिए, ये करंट I है 3 ohm से, तो 27 = I² × 3, पावर V² P = I²R हमने लगाया। अब ये वाली करंट जब आगे बढ़ी तो कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। तो मान लीजिए 2 ओम से जाने वाली करंट I1 है, 4 ओम से करंट जाने वाली I2 है। तो पावर कंजम्पशन इन 2 ओम कितना होगा? मान लीजिए P है, तो ये P बराबर हो जाएगा I1² × 2। रेजिस्टेंस इसका 2 है, करंट I1 है। अब I1 कैसे निकलेगी? तो I1 निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ये देखिए, ये जो बना हुआ है सर्किट, ये I करंट 2 एम्पियर में 2 और 4 में फ्लो कर रही है। तो आपको तो 2 ओम वाली करंट चाहिए, 2 ओम वाली करंट चाहिए। इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज बराबर होंगे। तो पहली बात तो वोल्टेज अक्रॉस 2 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस 2 वोल्ट, 2 ओम कितना होगा? I1 × 2 बराबर इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 4, और करंट कितनी होगी? I - I1। हमने यहां फिर किरचॉफ लॉ लगा दिया, तो यहां से I1 निकल आएगा 2I1 + 4I1, 6I1 = 4I। तो I1 बराबर हो जाएगा 4/6I, यानी 2/3I। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं। 27/P = I/I1 का स्क्वायर और इंटू 3/2। और देखो I/I1
यहां से अगर निकालेंगे तो I अपॉन I1 इज इक्वल टू 3/2 है। तो 27 अपॉन P इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर और इंटू 3/2, तो 27/8 आ रहा है। तो ये तो कैंसिल हो गया। P बराबर 8 वाट इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, मैंने पूरे तरीके से किया है और बच्चे बहुत जल्दी भी इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट पर है। ये बैलेंस पॉइंट है, ये एल है, ये 6 ओम है, ये आर है। तो आप जानते हैं मीटर ब्रिज में क्या होता है, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है। तो 6/r इज इक्वल टू एल अपॉन 100 - एल होगा। और एल की वैल्यू दी है, इफ बैलेंस पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम लेफ्ट। तो यहां लेफ्ट से ये बैलेंस पॉइंट 25 है, इसका मतलब है एल बराबर 25 है। तो 100 - एल 75 हो जाएगा, एल की वैल्यू रख दो। तो ये 25/75, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू 18 ओम हो जाएगा। तो ये आंसर इसका फोर्थ वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल नीट लेवल का पेपर है, आपका अच्छा हुआ होगा। और अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम आपको बताएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये 31 ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज ये अर्थ है, यस, ये मान लीजिए अर्थ है, बॉडी यहां पर है और इसको यहां से कुछ ऊपर तक ले गए, सपोज h हाइट तक ले गए, और इसकी रेडियस मैं r मान लेता हूं। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अगर बॉडी अर्थ के सरफेस के बाहर है या अंदर है, तो ये होता है -G(m)/r+h। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब बॉडी की डिस्टेंस r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू r है। यानी बॉडी अगर अर्थ की सरफेस पर है या उससे बाहर है, ऊपर है। अगर नीचे आ जाएगा तो फॉर्मूला दूसरा लगेगा। अब याद करिए, क्या वो फॉर्मूला आपको रिकॉल है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, यहाँ पे इसी फॉर्मूले का काम है। तो हमारे पास दिया है h इज इक्वल टू 3r। मतलब जितना ऊपर ले गए हैं, ये काफी ऊपर ले गए हैं, ये अर्थ की रेडियस से 3 गुना है। तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना होगा या चेंज कितना होगा? तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू mg(r)h अपॉन r+h। इसको निकाला भी जा सकता है। एक बार पोटेंशियल एनर्जी यहां रखिए, h की जगह 0 रख के, वो U1 हो जाएगी। U1 तब मिलेगी जब इस फॉर्मूले में h की जगह r रख देंगे, तो ये मिलेगी -G(mm)/r। और यहाँ पे U2 निकालिए और यहाँ h की जगह 3r कर दीजिए, या h की जगह r+h कर दीजिए। तो ये G(mm)/r+h आ जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस कर दीजिए,
और जब इन दोनों को माइनस करेंगे और जीएम की जगह जी आर स्क्वायर रख देंगे तो ये फार्मूला आता है। और ये अपने आप में बहुत बार यूज होता है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये हो जाएगा एम जी आर और एच की जगह 3R और नीचे आर और एच की जगह 3R। तो एक आर कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 mgr। 3/4 mgr इसका सेकेंड थर्ड आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसको mgh कर देंगे, mg3r, वो गलत होगा। वो फार्मूला तब होता है जब h की वैल्यू r की कंपैरिजन में बहुत ही कम हो। यह तो ग्रेविटेशन है, h बहुत ज्यादा है, तो यहाँ इसी फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। Satellite which is geostationary in a particular orbit taken to another orbit, distance from the center of Earth in new orbit is 2 times that of earlier orbit। तो ये अर्थ है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ का मतलब है सैटेलाइट की रेडियस। तो हमें सैटेलाइट के बारे में फॉर्मूला मालूम है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो पहले तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। तो पहले 24 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब था, बाद में टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 2r का क्यूब हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ऐसी ऑर्बिट में ले गए जिसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से दुगनी है, यानी सिंपल शब्दों में कह रहा है कि नए सैटेलाइट की ऑर्बिटल रेडियस डबल है। तो बस टी स्क्वायर अपॉन 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8r³ अपॉन आर क्यूब। ये आर क्यूब से आर क्यूब कट गया। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 24 और 2 स्क्वायर का 2 और अंडर रूट 2 बचा हुआ, तो ये 48√2। 2 इंटू 24 इज 48 इंटू रूट 2। तो 48√2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन और ऐसे ही नीट में आपको मिलेंगे। आज के पेपर में थ्योरी के क्वेश्चन थोड़े कम हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी थ्योरी के हैं। अब ये मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है। कहते हैं कि सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो अपने फॉर्मूले याद करिए। फॉर्मूले क्या है, ये वायर सीधे सीधे यहाँ पर हो था, तो इस वायर, ये जो स्ट्रेट पोर्शन ऑफ दी वायर है या जो ये वाला वायर है, इसकी वजह से कोई फील्ड नहीं होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर कोई वायर है और पॉइंट इसी वायर वाली लाइन पर होता है तो हमारे पास L क्रॉस B, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये कोई भी रिजल्ट मेरे पास नहीं रहेगा, ये जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब यहां से करंट ऐसे जा रही है, ये देखिए, ये आई ऐसे आई जाएगी और फिर ऐसे आई जाएगी, और इसमें कौन सा रिजल्ट लगेगा, तो सर्कुलर आर्क की सेंटर पर जो फील्ड होती है, मान लीजिए करंट आई है, ये एंगल थीटा है, तो ये होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट अपॉन रेडियस, और इस वाले एंगल को रेडियन में मल्टीप्लाई कर दी। अब ये फॉर्मूला कई लोग कई तरीके से याद करते हैं। कई लोग थीटा अपॉन 2 पाई करते हैं, तो वो एक्चुअली रेडियन में लिखने का ही मतलब होता है। तो पहले हम पहली फील्ड निकालेंगे B1 इस पोर्शन की वजह से, तो ये क्लॉकवाइज बह रही है, फ्लेमिंग रूल से ये इनवर्ड होगी। कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R1, और साथ में एक चीज,
एक चीज और कि ये एंगल 90 डिग्री है, क्वार्टर सर्किल है ना, तो ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई टू। फुल सर्किल होता है 2 पाई, सेमी सर्किल पाई, और 90 डिग्री पाई बाई टू। और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है बोर्ड के प्लेन के अंदर। और B2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई करंट वही है, रेडियस R2 है, और यहाँ भी पाई बाई टू, क्योंकि दोनों हमारे पास क्लॉकवाइज करंट्स है, डायरेक्शन भी सेम, और ये एंगल भी सेम। अब आप B1 B2 को जोड़ दीजिए, नेट फील्ड निकालनी है तो वेक्टर सम चाहिए। तो चार फील्ड हो सकती थी, एक इधर वाले स्ट्रेट वायर की वजह से वो जीरो है, एक वर्टिकल स्ट्रेट वायर से वो जीरो है, दोनों सर्कुलर आर्क की वजह से डायरेक्शन सेम है, तो जोड़ दीजिए तो बहुत सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई बाई टू कॉमन हो जाएगा, और 1/R1 प्लस 1/R2 ब्रैकेट में हो जाएगा, डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, और पाई से पाई कट जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो आंसर हो गया म्यू नॉट आई बाई 8। देख लीजिए क्या बना, फॉर्मूले को मैं मिटा देता हूं जो आपको याद दिलाया था। म्यू नॉट आई बाई 8, और यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 तो है नहीं, तो आप ऐसा करिए कि R1 R2 एलसीएम ले लीजिए, तो R1 R2 और R1 प्लस R2 ये आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, ये नहीं सही है, ये उल्टा आ गया है। तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में मिलने के भरपूर चांसेस हैं। वो तरह तरह की फिगर दे देंगे, यहाँ ऐसी दे दी है, कभी ऐसी दे देंगे, ऐसी दे देंगे, किसी जगह फील्ड पूछेंगे। तो तरीका ये होता है कि सबको अपने स्ट्रेट लाइन और आर्क्स में डिवाइड कर लीजिए, सबकी वजह से फील्ड निकाल लीजिए, उनका वेक्टर सम ले लीजिए, दैट्स ऑल। अब ये फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, व्हेन प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, लैंग्वेज इज नॉट प्रॉपर। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जिस डायरेक्शन में भेजा गया है, मैग्नेटिक वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अगर थीटा बराबर 90 होता है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने पर सर्कुलर मोशन होता है, और उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। और इसको बहुत तरीके से लोग लिखा करते हैं। mv को आप मोमेंटम लिख सकते हैं, और मोमेंटम को आप अंडर रूट ट्वाइस मास इनटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन q इनटू b कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन का मास m मान लेते हैं, चार्ज e होता है, और न्यूट्रॉन का मास 2m होता है, लेकिन चार्ज e ही होता है। इसी तरीके का एक अल्फा पार्टिकल होता है, उसका मास 4m होता है, चार्ज 2e होता है। ये सब पॉजिटिव चार्ज है। और इसी तरीके से कभी कभी इलेक्ट्रॉन भी आता है, तो इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा अलग लिख दूंगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो लगभग m/2000 होता है, और चार्ज -e होता है। तो यहाँ पे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और रेडियस उनकी सेम है, यानी आर प्रोटॉन ये गिवन है, आर प्रोटॉन बराबर आर न्यूट्रॉन, और उनकी काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, तो मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो रेडियस प्रोटॉन के लिए 2, मास m, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, नीचे अंडर रूट नहीं है भाई, तो √2 मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन
चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई और मैग्नेटिक फील्ड, और नीचे चार्ज ऑन न्यूट्रॉन प्लस ई और बी, और ऊपर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन और इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। कितनी चीजें कट गई? ई बी कट गया, टू टू कट गया रूट वाला, यानी एमपी के पी, मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन m मान लिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन kp, और ये 2m होता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, m से m फिर कट गया, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 2:1 होगा। तो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कभी काइनेटिक एनर्जी दे देंगे, कभी मोमेंटम दे देंगे, कभी रेडियस बराबर कर देंगे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा गया है, कभी वो रेडियस का रेशियो दे देंगे, मोमेंटम का रेशियो पूछेंगे। तो इस फार्मूले पे तो लगभग ये मान लो ये ब्लू चिप फार्मूला है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब कोई चार्ज पार्टिकल जाता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और उसकी रेडियस और टाइम पीरियड वाला फार्मूले पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर कम से कम एक तो आता ही है। तो इसको बहुत अच्छे से इसकी वैरायटी वाले क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, फार्मूले याद कर लेंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। कॉइल के पास 100 टर्न्स हैं, सबका एरिया दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं 100 और एरिया दिया हुआ है 50 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मैंने पहले से इनके यूनिट में कर दिया। t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड पर, तो t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड पर फ्लक्स 12 वेबर, पहले फ्लक्स 12 वेबर था, और उसके बाद फ्लक्स हमारे पास 4 वेबर हो गया है। और कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो फैराडेज लॉ लगा दीजिए, E बराबर -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो -n की जगह 100, एरिया का कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट फ्लक्स दिया हुआ है, तो φ2 -φ1 अपॉन डेल्टा टी 4 -0, तो -100 इंटू -8, 4 - 12 इज -8 अपॉन 4, तो ये +200। वोल्ट आ रहा है। अब यहां पर देखिए समस्या क्या फंसी हुई है, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कॉइल हैज टोटल 100 टर्न्स और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो ये कॉइल है ना, ये इसमें 100 टर्न्स है, और जो एक कॉइल का एरिया है, ये एक कॉइल में ईएमएफ पूछ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा +200 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2। एक कॉइल में मैंने 100 टर्न कर दिए, और ये ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दी कॉइल पूछ रहा है, मतलब एक कॉइल में पूछ रहा है। अब यहां पर एक ये भी समस्या होगी, सर हमने तो यही पढ़ा है, तो देखिए थोड़ी सी बुद्धि का काम कीजिए। 200 कहीं आ भी तो नहीं रहा है, इसका मतलब है वो एक कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ पूछ रहा है। हाँ,
अगर यहाँ आंसर एक 200 भी दिया होता तब थोड़ा ये मामला डिस्प्यूट का फंसता। तो वो तो कोई आंसर दिया हुआ नहीं है, तो आप बहुत आसानी से पर कॉइल 2 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट होगा। हाँ, टोटल ये 200 वोल्ट हो जाएगा, ये बात हम मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर 2 वोल्ट दिया जाएगा। इसके बाद फिर है ये सिचुएशन है, 0.1 टेस्ला की फील्ड है, वेलोसिटी है, और आप जानते हैं कि ईएमएफ बराबर बी वी एल होता है। तो क्या क्या दिया हुआ है, ईएमएफ 0.2 है, मैग्नेटिक फील्ड 0.1 है, और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, और लेंथ पूछी है, तो लेंथ बराबर हो जाएगा 2/5। तो पॉइंट ये मीटर है, सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो 2 × 100/5, तो 5 ये 20 आ गया, 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। आंसर सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में नहीं दिया हुआ है, तो लेंथ इज आपकी ये आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो ज्यादातर फार्मूले इसमें हम लोगों ने वैसे ही रखे हैं जो एक लाइन में लग जाए, और जिस हिसाब से एनटीए पेपर बना रहा है 2-3 सालों से, इस साल का कैसा आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। वो कठिन भी आ सकता है, वो सरल भी आ सकता है। तो आपको न्यूलाइट के पेपरों में थोड़ा फ्लक्चुएशंस देखने को मिला होगा, किसी में थ्योरी ज्यादा हो गई, तो किसी में न्यूमेरिकल थोड़े लेंथी हो गए, तो किसी में फंडामेंटल ज्यादा लेंथी हो गया, और कुछ बिल्कुल आसान से रहे। बेसिकली वी वांट टू बी परफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट, कठिन हो सरल हो, मुद्दा यह है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपका पेपर अच्छा होना चाहिए। तो ये वाला पेपर बिल्कुल लगभग 23-22 के आसपास का मिलता हुआ है, इसमें मोस्टली क्वेश्चन वन लाइनर है। अब देखिए ये 37 है, इससे सरल क्वेश्चन क्या मिलेगा, पीक वैल्यू 2 है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दीजिए तो आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। आरएमएस देके पीक और पीक देके आरएमएस भी पूछा जा सकता है, और आप बिल्कुल उम्मीद करिए कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके में। बहुत सारा ये पूछेंगे, आप वो यही पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फिर सिंपल फॉर्मूला, पीक वैल्यू आई 0 है, पीक वैल्यू ई 0 है, फेज डिफरेंस 60 है, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है ई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव। तो ई आर एम एस कितना होगा, E0/√2। वी आर एम एस आई आर एम एस कितना होगा, I0/√2 cos 60, फेज डिफरेंस 60, cos 60 भी 1/2 होता है, तो E0 I0, और ये √2 हो गए, और वो cos 60 भी 1/2 हो गया, तो E0 I0/4, सेकंड आंसर। गुड, 38 तक हो गए हैं, 12 क्वेश्चन और बने हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए ये देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, चाहिए तो थोड़ा सा पास कर लीजिए। चाहिए तो थोड़ा सा पास कर सकते हैं, और मुझे ये आई निकालना है, ये आई निकालना है। तो निकालते हैं आई। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कुछ मान लीजिए
थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल आई दिया गया। अब मैं पहले स्नेल्स लॉ लगाता हूं। यहाँ पे स्नेल्स लॉ अगर हम लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये है, जानते हैं ना, ये मान लीजिए म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। तो म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2 होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन थीटा 1 अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन थीटा 2 बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो पहले हम इस सरफेस पे लगाते हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानेंगे, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानेंगे। तो 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू 4/3 इंटू साइन थीटा। और ये ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 4 है, तो हमने मान लिया म्यू जी इंटू साइन आई। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी वो पूछ रहा है। अब अगर थीटा निकालने का तुम्हारा मन हो तो बात दूसरी है, लेकिन आप डायरेक्ट इसको मैच कंपेयर करा दो तो साइन 90 तो 1 होता है, तो म्यू जी बराबर 1 अपॉन साइन आई यहाँ पे आंसर है। साइन आई के टर्म में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा स्ट्रेंज है, क्योंकि इस तरीके से कभी पूछा नहीं जाता है। जनरली वो म्यू जी दे देते हैं, आई की वैल्यू पूछते हैं। तो म्यू जी बराबर 1 अपॉन साइन आई है, इसका सेकंड आंसर है। स्नेल्स लॉ का एक डायरेक्ट एग्जांपल था। और अगर ये पैरेलल स्लैब हैं तो आपको सीधे कर सकते हैं। सपोज कोई मान लीजिए हमारे पास ये ऐसे 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 है, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो म्यू 1 साइन थीटा 1 बराबर म्यू 2 साइन थीटा 2 बराबर म्यू 3 साइन थीटा 3 बराबर म्यू 4 साइन थीटा 4 ऐसे चलता है। ये लाइट का क्वेश्चन है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। पहले आप लोग थोड़ा सा पास करके लगाइए, या पेपर में किया होगा। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, और एक कॉनकेव लेंस और है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है तो दूसरा कॉनकेव लेंस है, और एक कॉनकेव लेंस और है, कांटेक्ट में रख दिए गए हैं। और पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर, तो चाहिए तो पहले फोकल लेंथ निकाल के तब पावर निकाल लीजिए, या डायरेक्ट पावर ही निकाल लीजिए। P बराबर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। अब पावर बराबर होता है डायोप्टर में 100 अपॉन एफ, अगर वो सेंटीमीटर में है। तो पहला कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी पावर पॉजिटिव होगी 100 अपॉन 40। दूसरा कॉनकेव लेंस है तो 100 अपॉन -40, और प्लस तीसरा भी कॉनकेव ही है तो 100 अपॉन -15। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो -100 अपॉन 15 है, तो -5 से काट दीजिए, 20 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो -6.67 डायोप्टर इसका आंसर आ जाएगा। तो वन लाइनर क्वेश्चन है पावर के फॉर्मूले पे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और घूम फिर के अगर टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पे आता है तो ये बहुत ही यूजुअल क्वेश्चन है। स्मॉल टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ FO बराबर 144 है, और आईपीस की फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है।
magnifying power and separation between objective and eyepiece, final image is formed at infinity. तो ये नॉर्मल विजन का केस है, आप जानते ही हैं, ये एफओ है, ये एफई है। तो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ पर इमेज बनाएंगी, और चूंकि फाइनल इमेज भी इन्फिनिटी पे बन रही है, तो ये डिस्टेंस एफओ है और ये डिस्टेंस एफई है। तो अगर लेंथ निकालनी है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 144 और 6 6 सेंटीमीटर, 150। और अगर मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है तो इट इज ऑलवेज इस केस में एफओ अपॉन एफ, तो 144 अपॉन 6, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, तो 24 और 150 सेंटीमीटर है। इससे सरल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ये हो गया। नेक्स्ट आइए, ये थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डिफ्यूजन करंट, तो देखो भाई, फॉरवर्ड बाइस में डिफ्यूजन करंट होती है और रिवर्स बाइस में ड्रिफ्ट करंट होती है। जो करंट मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है, वो मेजॉरिटी कैरियर्स अपने से हाइपर से हाइपो में जाते हैं, इसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। तो डिफ्यूजन करंट ज्यादा होती है फॉरवर्ड बाइस में, और ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होती है रिवर्स बाइस में। और अगर पीएन जंक्शन अनबाइस्ड होता है तो उसमें कोई करंट नहीं होती है, ये दोनों बराबर होती है, नेट करंट जीरो होती है। जैसे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप है, तो यहाँ होल मेजर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मेजर है। तो अगर ये अनबाइस्ड है तो ये दोनों करंट ऐसे और ऐसे जो चलती हैं बराबर हो जाती हैं। तो अगर जंक्शन अनबाइस्ड है तो दोनों इक्वल होते हैं। और अगर ये फॉरवर्ड बाइस है तो डिफ्यूजन करंट ज्यादा होती है, और अगर रिवर्स बाइस है तो ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होती है। ये मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से चलता है, सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा होगा। और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एबी वाला देखो पूछा खूब गया है हम लोगों ने, लेकिन वहां पे 10 वाला ही ज्यादातर पूछते हैं। यहाँ आउटपुट निकालना है, तो देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे बना के देखते हैं। यहाँ ए है और यहाँ बी आ रहा है, और ये बी ही यहाँ पे भी आ रहा है, और ये नैंड गेट है। ऐसे बनाए ना तो ये नैंड गेट है, नॉर के लिए ऐसे चंद्रमा बन जाता है। तो ये बन गया ए डॉट बी का बार, और ये देखो ये ऐसे बना हुआ है, तो ये आर गेट है। तो हमारे पास फाइनल आउटपुट वाई क्या होगा? वाई के दो इनपुट हैं, एक ए डॉट बी का बार है और दूसरा बी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ए डॉट डिमॉर्गन्स लगाइए, ए डॉट बी का बार, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, तो ए बार प्लस बी बार और प्लस बी। अब ये ए बार और बी बार प्लस बी हमेशा वन होगा, क्यों? क्योंकि अगर बी जीरो है तो ये वन होगा, बी वन है तो ये जीरो होगा, दोनों में से एक वन होगा, और प्लस में एक भी वन हो तो वन होता है, ये वन हो गया। ये कहाँ उड़ गया भाई? तो ये प्लस वन हो गया, और ये अब ये ए कुछ भी हो, ए वन जीरो प्लस वन है ना, तो ये वन होगा। तो इसका आउटपुट हमेशा वन आएगा, इसका आउटपुट हमेशा वन आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा नया था। नेक्स्ट चलिए, कौन सा फॉरवर्ड बाइस है? तो मैं पोटेंशियल लिख देता हूं। अर्थिंग का मतलब जीरो होता है जहां जहां अर्थ किया गया है, और ये
पी टाइप होता है, ये ज्यादा होना चाहिए, तब फॉरवर्ड बाइस होगा। तो 0.5 एन वाला ज्यादा है, ये रिवर्स बाइस हो गया। अब ये पी ये है 0 + 10, ये भी रिवर्स बाइस हो गया। ये +5 +10, हाँ तो पी वाला ज्यादा है, ये फॉरवर्ड बाइस। और ये पी वाला -5 10, ये भी रिवर्स बाइस। तो सिर्फ ये वाला फॉरवर्ड बाइस था, सेकंड वाला। और सिंपल सा था, ऐसा कई बार पूछ चुका है नीट पेपर पहले भी। ये जो क्वेश्चन है, ये आप क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में जो फैराडे मैक्सवेल के लॉज हैं, तो उनको बस कॉलम वाइज करके पता किया जा रहा है कि आपका ये सही क्लियर है कि नहीं। तो देखो इसको मिलाते हैं। और पहले देखो, हमारे पास गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो आप जानते हैं गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है इंटीग्रल ई डॉट ds क्लोज सरफेस के लिए q/ε0। तो ये फोर्थ वाला बन रहा है। तो ए फोर्थ से मैच करना चाहिए। तो ए थर्ड से मैच है, ए फर्स्ट से मैच है, ए सेकंड से मैच है, ए फोर्थ से मैच है। आंसर तो मेरा एक ही मिलाने से निकल आया, लेकिन हम बाकी भी मिला के देख लेते हैं। फैराडेज लॉ ये होता है इंटीग्रल ई डॉट dl नहीं होता है, ई आई नहीं होता, एल होता है। तो ये फैराडेज लॉ है। गॉस लाइन मैग्नेटिज्म ये वाला होता है सेकंड। इंटीग्रल बी डॉट डी ये 0 होता है, क्योंकि मैग्नेट के मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और एम्पियर मैक्सवेल लॉ ये थर्ड वाला है। तो बाकी भी मैच कर रहे हैं। आंसर तो हमारा एक ही मैच कराने से मिल गया था। और बच्चों, मैचिंग दी कॉलम की यही एक विडंबना होती है। अगर आपको सारे नहीं भी मालूम है, तो भी जो मालूम है उन्हीं से मैच करा लो, 90% आंसर आ जाता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस टू 9 टाइम्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो पहले तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखते हैं, ये h/p होती है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर हम चाहें तो √2 km भी लिख सकते हैं। और अगर ये 9 टाइम्स कर देंगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ 1/3 हो जाएगी। तो बिल्कुल देख के ही कर देने वाला आंसर है, लंबा करने से कुछ फायदा है नहीं। इसके बाद फिर एक मैचिंग दी कॉलम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है, बढ़िया मैच कराया गया है। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सैचुरेटेड करंट इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, सैचुरेटेड करंट उतनी ही ज्यादा होगी। सैचुरेटेड करंट बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप इंटेंसिटी डबल कर देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सैचुरेटेड वाली भी डबल हो जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0 इन एक्सपेरिमेंट। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पे होता है। तो दो मेरे को मिल गए हैं। तो फर्स्ट का क्यू होना चाहिए। और ये देखो, यहाँ पे भी फर्स्ट से ही आंसर मिल गया है, क्योंकि बाकी सब में ये अलग अलग दिए गए। लेकिन बाकी भी देख लो। certain minimum frequency of light below which no photoelectron emission take place। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। तो फोर्थ वाला आर से मिलेगा, देखो मिल रहा है। और थर्ड वाला एस से मिल रहा है। सारे मिल रहे हैं। आंसर तो बेसिकली पहले से ही मिल गया था। तो ये मैचिंग भी कॉलम आपके लिए एक तरीके से नंबर ले करके आते हैं कि अगर आपको सब नहीं भी मालूम है तो भी आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ की स्लाइडों में इतनी जल्दी जल्दी पेपर हो रहे हैं, मिस्टेक हो जाते हैं। तो आई हैव पुट ओरिजिनल पेपर,
जो मिला था आपको, तो अगर कोई इसमें टाइपिंग एरर होती है तो हम लोग देख लेते हैं, इसीलिए रखते हैं। अब देखिए ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन है और सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी गई है और आपको पता करना है कि क्या होगा। तो पहले हम निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये यही पूछ रहा है कि एनर्जी रिलीज होगी कि, तो एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। याद रखिए ये दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आप मास डिफेक्ट से निकाल रहे हैं, मास से, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है और उसको सी स्क्वायर या 931.6 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर बाइंडिंग एनर्जी है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। तो प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, हीलियम के दो हैं तो दो, और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी गई है। ये नियॉन की है, ये हीलियम की है और ये आपकी कार्बन की है। तो हीलियम की है 7.07, लेकिन हम 7.07 इंटू 4 लिखेंगे, इसलिए कि हीलियम में 4 न्यूक्लियन है और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया एंड देयर आर 2 हीलियम, तो मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई किया, प्लस अब कार्बन है इसमें 12 होते हैं तो 7.68 इंटू 12, ये कार्बन की बाइंडिंग एनर्जी आ गई। मैं इसे ब्रैकेट बना देता हूं, माइनस ये नियॉन है इसमें 20 है और नियॉन की बाइंडिंग एनर्जी है 8.03, तो 8.03 इंटू 20, ये देखिए 20 ये। अब बेटा हमें इसको कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेट तो आपको करना ही पड़ेगा, तो मैं भी करूं क्या, या फिर मैं आंसर बोल देता हूं। ये थर्ड वाला इसमें होगा। थर्ड वाला आंसर है एनर्जी ऑफ 11.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज टू बी सप्लाइड और रिलीज्ड। तो देखते हैं, निकाल के देखते हैं, चलिए यही आना चाहिए। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 2 जा 8 है, तो 8 सते 56 और 8 सते 56, ये दो कर लिया। 4 दूनी 8, 8 सते 56, फिर 8 सते 56, दो के बाद डेसिमल, और ये 12 है, तो 12 अठे 96, बारह गुणे 7.68, तो 12 पंजे 7, 12 छः 72, 12 सते 84, 12 अठे 96, 9 आया, 12 छः 72 और 9 तो 81 आया, 8 आया, और 12 पंजे 7, 12 छः 12 सते 84 और 8 तो 92 आ गया, तो 92.16, 92.16 आ गया। तो ये तो प्लस वाला आ गया है, तो 6 6 12 और 5 1 6, 6 2 8 और 9 5 14, ये 148.62 हो रहा है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 8.03 इंटू 20, तो जीरो बनाया, दो त्याई 6, जीरो, दो अट्ठे 16, तो दो के 160.60, 160.60। तो इसको जब माइनस करेंगे तो
यहां से देखिए 10 में से 2 गया 8 और 5 में से 6 गया तो ये 9 आ जाएगा और ये मेरे पास 9 बचे और 5 में से 4 गया 1। तो ये लगभग 11 पॉइंट ये आ रहा है। इसको माइनस करने पे थोड़ा सा शायद कुछ इशू है, माइनस करने में 160.60 और 148.62। तो इसको माइनस करना है। 10 में से 2 गया 8, अब यहाँ पे 5 बचे तो 15 में से 6 गया तो 9 बचे। यस, डेसिमल है। अब यहां से गया था तो इधर आया तो 10 इधर चला गया और 9 में से 8 गया 1 और 5 में से 4 गया 1। यस राइट, 11.9। तो 11.9, लेकिन ये निगेटिव है, ये ज्यादा है और ये कम है। तो ये आंसर आ रहा है -111.98 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है ये रिएक्शन साइमल्टेनियस स्पॉन्टेनियस नहीं, ये अपने आप नहीं होने वाला है। इसका रिएक्शन अगर आपको कराना है तो कोई एक इनिशिएटर चाहिए जो इसको इतनी एनर्जी अलग अलग से प्रोवाइड कर सके। एनर्जी इसमें रिलीज नहीं होनी है। जिन रिएक्शन की क्यू वैल्यू ये जो हमने निकाली है, अगर ये पॉजिटिव हो जाती है तो वो स्पॉन्टेनियस होते हैं और वो अपने आप हो जाते हैं। और जिनकी क्यू वैल्यू नेगेटिव आती है, यू हैव टू इनिशिएट दैट रिएक्शन बाय सप्लाइंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये उसका फंडा होता है। तो क्यू वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो एनर्जी तो रिलीज होनी नहीं है। रिएक्शन कराना है तो इतनी एनर्जी ये रिएक्शन के लिए तुम्हें कहीं से सप्लाई करनी पड़ेगी। असर्शन रीजन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोर्स मॉडल कैन बी यूज फॉर एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सही बात है। बोर्स मॉडल जो था, एटम सिंगल होना चाहिए, बाकी किसी एटम का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और बोर्स मॉडल में न्यूक्लियस को स्टेशनरी माना जाता है। न्यूक्लियस के मोशन के लिए फिर आगे करेक्शन है, वो कोर्स में नहीं। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं। एक्सप्लेनेशन तो ये बताएगा कि बोर्स मॉडल सिर्फ इसी के लिए क्यों सही है या फिर स्टेशनरी क्यों मानते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सेकंड ऑप्शन सही है। ये फिर क्वेश्चन है और इसमें कहते हैं कि किसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका आंसर तो वैसे फोर्थ वाला है और मैं फोर्थ वाला आपको करके दिखाता हूं, डब्ल्यू। तो देखिए इसमें डब्ल्यू कहाँ है, ये डब्ल्यू है और ये इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो डब्ल्यू एनर्जी रिलीज के लिए तरीका वही होगा, सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो पहले प्रोडक्ट चलेंगे 2y, तो 2 करिए और y कहाँ है, ये है। तो y की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.5 और इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन है 60। ये आ गया। माइनस रिएक्टेंट में W है तो W की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7.5 और ये वैल्यू है 120। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको करो तो 120 कॉमन ले लो तो 8.5, 8 दूनी 16, 1 17 और -7.5 ये आ गया। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी इसमें तो पक्का पक्का एनर्जी रिलीज होगी।
और अगर बाकी में निकालना है तो सबके लिए यही निकाल के देखो, उसमें ये प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। अब हम आपको थोड़ा सा इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देते हैं, क्योंकि आप लोगों की बड़ी डिमांड रहती है। तो स्लाइड तो मैंने नहीं बनवाई है, लेकिन मैं लिख देता हूं। इसमें बेटा, इस पेपर में मैकेनिक्स वाले पोर्शन से 11 क्वेश्चन थे, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन थे, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट से 6 थे, और ऑसिलेशन और वेव से 2 थे। तो कुल मिला के ये 22 क्वेश्चन 11th के पेपर से थे, और 12th में पूरी इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी के 8 थे, और मैग्नेटिज्म बायोसेवर्ट्रा वगैरह उससे 3 थे, और ईएमआई एसी और ईएमएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 4 थे, ऑप्टिक्स से 5 थे, मॉडर्न से 8 थे, और 28 क्वेश्चन 12 से थे। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, 60-40 का रेशियो में वो अलग अलग करते हैं। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन था। 2-4 क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट के थे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन 22 और 23 के डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता जुलता था। पेपर बिल्कुल बैलेंस था, बहुत सरल था, वन लाइनर था। तो उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। इस पेपर में अगर आप 180-170 तक ले आते हैं तो ला सकते हैं, बड़ी आसानी से आ जाएंगे। तो चलो बच्चों, फिर अगले टेस्ट में मिलेंगे। इन सबको हमारा बहुत बहुत बेस्ट विशेष अभी से नीट के लिए। वैसे आगे वाले टेस्टों में मिलते रहेंगे, और फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।